तो कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अगर आप भी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं जिससे आपका 100 में से कम 80% क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के थ्रू बनने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का जो कि 825 केजी कोड का है फुल सोल्यूशन बताऊंगा। ये नहीं कि केवल थोड़ा बहुत, फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं और पूरा का पूरा आपको पैटर्न समझा दूंगा कि किस पैटर्न पर आपका बोर्ड एग्जाम रहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। 15 मिनट जो आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर इसी में आपको जुड़ जाएंगे स्कूल से। ठीक है, प्रैक्टिकल के रूप में। उसके बाद देखो यहाँ पर ये चीज़ें निर्देश में दी गई है जो कि आप इसको पढ़ोगे नहीं भी पढ़ोगे कोई भी असर नहीं है, पढ़ सकते हो। बाकी मैं स्टार्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। क्या है खंड अ, जिसमें आपके दिए जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। और बहुविकल्पीय प्रश्न कितने दिए जाते हैं? 20 दिए जाते हैं। और कितने नंबर के? 20 नंबर के। देखो यहाँ पर पहला है कि निम्न में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। नेपोलियन कोड क्या था जानते हैं ना? नेपोलियन ने जो अपना कानून बनाया था उसी को नेपोलियन कोड कहा जाता है। और उसमें ये कौन सा चीज़ जो है कि नहीं जोड़ा गया था, मतलब कि इसको हटा दिया गया था। तो जन्म से प्राप्त अधिकार जो था उस चीज़ को नेपोलियन ने अपने नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। देखो फ्रांस की सबसे पहली क्रांति अगर विश्व में कही जाए तो सबसे पहली क्रांति हुई थी फ्रांस में। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी अगर ये पूछा जाए तो वो हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो वो जो घोषित किया गया इमैनुएल द्वितीय को। कौन से थे? इमैनुएल द्वितीय थे। अच्छे से समझे। उसके बाद देखो मैं तुमको एकदम बेहतरीन तरीके से बढ़िया स्टाइल में ये पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। उसके बाद देखो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, पढ़े होंगे आप। 1929 के आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो अत्यधिक कृषि क्षेत्रों में उत्पादन था। कृषि क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन हो गए थे जिसके कारण रेट डाउन हो गया था। ठीक है ना, तो वही उसी कारण 1929 में महामंदी आई थी। कभी कभी 1928 भी देता है तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर कह रहा है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या है। तो रिंडर पेस्ट एक बीमारी है। देखो अफ्रीका में सबसे पहले फैली थी। ठीक है ना। और ये एक पशुओं में होने वाली बीमारी है। अभी के टाइम पर देखे ही होंगे कि लंपी वायरस जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से ये भी एक वायरस था जो कि पशुओं में फैलता था कोरोना जैसे। ठीक है ना, एक दूसरे से। तो यही एक बीमारी थी। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कौन सा है भाई? तो ये जो है आपका व्यापार है। ठीक है ना, व्यापार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखो कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। संघात्मक शासन कहने का मतलब कि जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें जहाँ पर राज करे उसी को संघात्मक शासन कहते हैं। जैसे कि भारत में देखेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का शासन रहता है। केंद्र सरकार पूरे देश भर को देखती है और राज्य सरकार एक सीमित जो राज्य होता है जैसे उत्तर प्रदेश बिहार इस टाइप के राज्य को देखती है। तो 2 सरकारें मिलकर संघात्मक शासन का निर्माण करती है। तो ये जो है श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है, वहाँ पर एक ही सरकार वर्क करती है पूरे इलाके में, मतलब पूरे जो कि देश में। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र क्या है? देखो भाई लोकतंत्र ये है कि जनता जो है राजा को चुनेगी। राजतंत्र वो होता है कि राजा ही राजा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है ना। और लोकतंत्र ये है कि जो कि जनता चुनेगी राजा को कि हमारा राजा ये होगा। तो लोकतंत्र में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन है। ऐसा नहीं है लोकतंत्र में कि जो उसकी जनसंख्या अधिक होगी उसी का शासन होगा, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा, उसी का राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा नहीं है, जिसको जो चुनेगा वही राष्ट्रपति वही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन मैंने आपको पहले बता दिया है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो शक्तियों का केंद्रीकरण जो है विशेषता नहीं है। अरे संघात्मक का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा हो जाए। जैसे कि एक केंद्र में जो सरकार हो और एक राज्य में सरकार हो, तो ये कुछ अपना शक्ति राज्य सरकार को भी दे दो तो वो शक्तियों का वितरण कहलाता है, ना कि केंद्रीकरण कहलाता है। समझे। उसके बाद देखो मैं अगला आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए जो है कि काली मिट्टी
जिसको काली कपास मिट्टी के नाम से, मतलब इतना ये फेमस है कपास की खेती के लिए कि इसका नाम रख दिया गया है काली कपास मिट्टी। तो ये कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। अब देखो कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन और दहन, कर्तन मतलब काट के, या दहन मतलब दहन कर देना, जला देना। ये कृषि, जैसे कि ऐसा कृषि होता है जिसमें जो भी फसल हो उसको काट कर और उसको दहन कर देना, यही कर्तन दहन कृषि कहलाती है। इसको झूम कृषि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक स्थान पर नहीं की जाती है, अलग अलग स्थान पर, आज यहाँ हुआ तो कल यहाँ होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम एक जो राज्य है, आपका स्टेट है, उसी में पाई जाती है, समझे। उसके बाद देखो कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क जो है ना, एक आधारभूत खनिज है, समझे। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है भाई, कई सदियों से चलता आ रहा है, समझे। उसके बाद देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम जो है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो देखो दो टाइप के देश होते हैं, जैसे कि एक विकसित होता है और एक विकासशील होता है। विकसित देश उन्हें कहते हैं जो डेवलप हो चुके हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे जो लड़ाकू विमान जो आप जानते हैं इस सब चीज़ों के मामले में हो, चाहे एजुकेशनल के मामले में हो, सब चीज़ में जो डेवलप हो चुके हैं उसी को विकसित देश कहते हैं, ठीक है। और विकासशील देश मतलब कि जो अभी प्रगति कर रहे हैं, अभी उस टाइप में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके ये भी आएंगे। तो विकसित देश में आ जाएगा आपका फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये आ जाएंगे। और भारत का कहा जाए तो अभी विकासशील देश में आएगा, जल्द ही विकसित देश के अंतर्गत आ ही जाएगा। उसके बाद देखो किसी देश के विकास को निर्धारित करने का अधिकार क्या कहलाता है? देखो भाई, अधिकार कैसे किसी मतलब देश का जो कि विकास निर्धारित होगा? किसी देश का विकास निर्धारित तब होगा जहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, बढ़िया से लोग पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, उस टाइप से। उसके बाद जो बढ़िया आय होगा हर व्यक्ति का, आय का मतलब उम्र नहीं, मतलब तनख्वाह, वेतन। उसके बाद व्यक्तियों की साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे आदमी ज़्यादा होंगे। इसी से ना सब देश का जो है कि विकास निर्धारित होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद देख लो, शानदार तरीके से देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। देखो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत और बेहतर मजदूरी, ये सब चीज़ जो है कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो ये जो आपका पारित किया गया 1986 में पारित किया गया, समझे, 1986 में। अब देखो वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि खंड ब स्टार्ट हो जाता है, जो कि 50 नंबर का आता है, समझे कि नहीं समझे। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक लिखोगे और उदाहरण सहित स्पष्ट कर दोगे तो 2 नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे, समझे। उसके बाद अथवा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा? मतलब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। 4 नंबर का ये भी, और बड़ी ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गेहूं के रेट गिर जाएंगे, चावल के रेट गिर जाएंगे, समझे कि नहीं समझे। अब देखो वो हो गया। अब जो यहाँ के काश्तकार थे, जो जमींदार थे, वो लगान वसूल में भी छूट नहीं दिए, कहे कि भले रेट कम हुआ बाकी हम लगान लेंगे। ये चीज़, ये प्रभाव पड़ा भारत के। और सबसे बुरा प्रभाव जानते हो ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ा, क्योंकि शहर का क्या है, शहर में तो खेत बाधारी है नहीं, वहाँ के लोग कीन के खाएंगे, तो उनको तो बड़ी आराम हो गया कि कम रेट हो गया। और शहर वाले का, गांव वाले का भाई उसे बेसी का फसल में लगा दिए हैं, नहीं निकलेगा तो भी दिक्कत, समझे। अब देखो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, व्याख्या कीजिए। अरे भाई, शक्तियों का बंटवारा अगर नहीं होगा तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? हर जाति के, हर धर्म के लोग नहीं रहेंगे तो किसी जाति का तो जो कि आवाज़ दब जाएगा। मान के चलो किसी एक पार्टिकुलर जाति के अगर कोई आदमी नहीं रहेगा तो उस जाति का, अगर उस जाति पर कोई भी टिप्पणी आती है, अगर उसके विरोध में कोई एक सत्ताधारी पार्टी नहीं खड़ी होगी तो उसके तो दबा दिया जाएगा बात को। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, देश की अखंडता के लिए जरूरी है, समझें। हाँ, अब बढ़िया से समझ में आ रहा है तो भाई लाइक ठोकते चलो, कौन सा दिक्कत है। भारत में भूमि उपयोग के प्रारूपों की विवेचना कीजिए कि कई प्रकार के भूमि हैं।
अरे भाई लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कोई गो मिट्टी है, सबके बारे में लिख दो। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। अब मान के चलो संसाधन नियोजन मतलब सुरक्षित रखना, अगर मान के चलो संसाधन को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, अच्छा मान के चलो आगे पीढ़ी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। अगर मान के चलो कि अभी ये पेट्रोल डीजल सब खत्म कर दिया जाए तो अगला पीढ़ी के लिए बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो वो कैसे जिएंगे, अभी पानी जितना है सबको ख़त्म कर दिया जाए तो अगली पीढ़ी क्या पिएगी। उसीलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। कोई 3 उपाय सुझा दो भाई बढ़िया तरीके से, तुमको इतना हिंट दे दिए उतना नहीं कर लोगे। अथवा देखो, अथवा नहीं है, यहीं तक था, ये मिस्टेक से लिखा गया। आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये है कि जो कि मनरेगा जिसको बोलते हैं, काम का अधिकार दिलाने के लिए सरकार काम देती है गांव वालों को, वही मनरेगा कहलाता है, वही महात्मा गांधी वाला। चलो 4 नंबर वो भी है। वर्णनात्मक प्रश्न देखो, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। अभी ना बताएं कि देखो नेपोलियन बोनापार्ट उसका नाम था, वो 1804 में वहाँ का किंग बना था, और एक ऐसा व्यक्ति वो आया था जो पूरे फ्रांस में, ठीक है ना, पूरे फ्रांस में तबाही मचा दिया था। इतना लोग उसको मानने लगे थे कि क्या ही बताएं। और उन्होंने सारे जितने भी नियम कानून थे कि जन्म से प्राप्त अधिकार, जो कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, मजदूरों को कम कीमत दिया जाता था, दास्ता और जहांगीर, सबको ख़त्म कर दिया। और उसका सुधार का इतना प्रभाव पड़ा कि फ्रांस उस समय से ही प्रगति पर आ गया। बस लिख दोगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। सविनय मतलब विनम्रता से, अवज्ञा मतलब अवहेलना कर देना, आंदोलन मतलब आंदोलन। जिस आंदोलन में सविनय मतलब एकदम नम्रता से, ना भाई हम हाथ जोड़ते हैं आपका, हम ये सामान नहीं यूज करेंगे। अंग्रेजों का कहना था, गांधी जी कहे ना कि अंग्रेज अगर कोई भी सामान देते हैं, ज़बरदस्ती देते हैं कि यही खरीदो, तो सविनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक उसकी अवहेलना कर देना है कि नहीं हम इसको नहीं यूज करेंगे। उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया था। और ये 2 बार चलाया गया था। कब, 1930 में सबसे पहले चलाया गया था, 1932 में भी फिर चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझे। अब देखो यहाँ पर जाति पर चुनाव क्यों निर्भर करता है, शासन की अन्य व्यवस्था बेहतर क्यों है, कृषि के क्या महत्व है बताना है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं लिखिए, और किन्हीं 3 प्रमुख राज्यों को लिखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, एकदम चावल उत्पादन के क्षेत्र में आते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसको संभव बनाने वाले कारकों का। वैश्वीकरण मतलब विश्व व्यापार, समझे ना। उपभोक्ता के अधिकार से क्या समझते हैं, सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता का विवेचना कीजिए, एकदम मैं कोर्स में दिया हूँ इसको। अब देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न ये है, इसको अच्छे से करना। मैप पर कैसे भरा जाता है मैं बताता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर देना, कृष्णा यादव EDU को, उस पर मैं सब चीज़ बताया हूँ शॉर्ट में ही, इस पर भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये चीज़ें अगर आपको मिल जाए कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो चीज़ अगर आपको मिल जाए तो कितना बेहतर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा विद सोल्यूशन के साथ, ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, हैंड रिटन नोट्स, सब चीज़ कॉपी कैसे लिखना है, सब चीज़ मात्र 99 रुपये में मिलेगा। ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के ये सब चीज़ें भेज दिया जाएगा। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो बेहतर तरीके से इसको परचेज कर लेना। और बाकी मैंने इसका पूरा सोल्यूशन बता ही दिया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।